यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है क्लास कि आपके पास हमेशा दो चीजें जब यूनिवर्स में प्रेजेंट होती हैं तो उनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज हम खत्म नहीं कर पाएंगे इस चैप्टर को। तो अभी बस आप ये चैप्टर को थोड़ा ऊपर से ही समझिए, बिकॉज आपको एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। सिर्फ इतना जानेंगे कि हम यहाँ पे डेरिवेशन करने वाले हैं किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो दो बॉडीज के बीच में लगता है। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स जो डेवलप होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग कहते हैं कि मान लो दो बॉडीज है और इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 के। अभी m1 है फर्स्ट बॉडी का मास और m2 है सेकेंड बॉडी का मास यहाँ पे। तो माना जाता है कि इनके बीच में जो फोर्स है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जब साथ ही ये लॉ कहता है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, रेडियस, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। तो फोर्स दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनको जब एक साथ कंबाइन करते हैं तो m1 m2 ऊपर और r स्क्वायर नीचे आ जाता है ना, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। और बेटा ये साइन हटेगा तो हम लगाते हैं कांस्टेंट जिसका नाम है g, और g हमारे पास कौन सा कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, प्लस g की यूनिट देख लो आप लोग यहाँ पे कैसे निकालते हैं वो भी समझो। जिसकी यूनिट निकालनी होती है ना, फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आपको g की यूनिट निकालनी है ना क्लास, तो g को छोड़ दो, बाकी सब कुछ यहाँ ले जाओ। देख रहे हैं है ना, तो जो जो इनकी यूनिट होंगी वो g की यूनिट बन जाएगी। फोर्स की न्यूटन, रेडियस डिस्टेंस होता है मीटर में, मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि रेडियस 2 है, और नीचे होगी यूनिट केजी इंटू केजी। तो केजी का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और केजी स्क्वायर ऊपर आएगा तो उसकी पावर स्क्वायर नहीं रहेगी, -2 हो जाएगी। ये आपकी जी की यूनिट। क्लियर हो गया, जी की यूनिट भी क्लियर हो गई। इसके अलावा आप लोग को हाँ इसकी एक वैल्यू भी ध्यान रखनी है, वैल्यू भी याद रखनी है जी की। 6.7 into 10⁻⁻11 न्यूटन, यूनिट जरूर लिखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है बेटा, कैपिटल जी की। ये भी आपको ध्यान रखनी है, जी की वैल्यू याद रखनी है क्योंकि बहुत बार हो सकता है जी की वैल्यू क्वेश्चन में ना दी हो, देन यू हैव टू लर्न इट। अब इसके बाद न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन और फ्री फॉल आता है। यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ, उसको सुनो ध्यान से। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये कहता है ना कि हर एक चीज, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो यहीं पर है कि स्टोन आल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द अर्थ, देन व्हाई डोंट वी सी द अर्थ मूविंग। देखो ध्यान से सुनो, हम एक स्टोन फेंक रहे हैं तो हमने देखा यार कि दो चीजें एक दूसरे को इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देती हैं। तो जब स्टोन फेंक रहे हैं तो स्टोन ही क्यों अर्थ पे अट्रैक्ट होता है, अर्थ क्यों स्टोन पे अट्रैक्ट नहीं होती, अर्थ क्यों मूव होती हुई नहीं दिखती, क्योंकि अर्थ बहुत हेवी है। तो न्यूटन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन यहाँ पे थोड़ा फेल हो जाता है। व्हाई, बिकॉज द मास ऑफ अर्थ इज वेरी हेवी। अब ध्यान से सुनो कि अगर मैं एक छोटा सा मतलब पेपर उठाऊं और पेपर ऐसे तुम पर फेंकूं तो पेपर तुमसे टकराएगा और टकराने के बाद भी गिर जाएगा। पहले टकराया और ऐसा होगा कि पेपर टकराने के बाद तुम गिर जाओगे, नहीं, बिकॉज यू आर हेवी। तो यहाँ पे न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो किस पर इम्प्लाई करता है, आपके मास पर, आपके वेट पे इम्प्लाई करता है कि जितना आप हेवी हैं उतना ही ये लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि मैंने वॉल को हिट किया तो यार मुझे चोट लगेगी, why don't the wall move, why don't the wall break down, पर वो तब होगी जब मेरा हैंड हैवी होगा। तो यहाँ मास डिपेंड करता है। ये फ्री फॉल भी आएगा इसके बाद आपके पास, और यस एक ये चीज क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलो बोलो आप, केजी में ही लेंगे बेटा। मास को हम लोग कंसिडर यहाँ पर सीजीएस सिस्टम लेते हैं या केएमएस सिस्टम लेते हैं,
अगर हम CGS ग्राम में लेते तो फिर वो ऊपर डिस्टेंस ना सेंटीमीटर में लेना पड़ता बेटा, ठीक है, तो डिस्टेंस बहुत शॉर्टर हो जाता। ओके, अगला है हम लोग पढ़ने वाले, ये पता नहीं आपके स्कूल में कराया नहीं कराया, बट मैं करा रही हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कराया तो बहुत बढ़िया। m1 m2 अपॉन में r²। देखो क्लास, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन, कब पढ़ा? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस में, है ना, हमने ये पढ़ा। तो फोर्स के कितने फॉर्मूले हो गए यहाँ पे बोलो? दो फॉर्मूलाज हो गए, है ना। तो हम लोग दो फॉर्मूलाज है तो दोनों फॉर्मूला को इक्वल कर सकते हैं, है ना। जब हम दोनों फॉर्मूलाज को इक्वल करेंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा बोलो? एक चीज है जो कैंसिल हो जाएगी, आर क्या होगी भाई? m इंटू ए को इक्वल करेंगे g m1 m2 अपॉन r², तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो gm अपॉन r² इज योर a, विच इज दी a क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? इस लाइन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है मूवमेंट, जैसे अर्थ है, तो कोई भी चीज अर्थ की तरफ ही मूव क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट यानी कि एक्सेलरेशन क्यों आ रही है? ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन आ रही है। तो हर बार हम लोग इसको डिनोट करते हैं स्मॉल g से। तो किसी भी चीज में हो सकती है, जो भी चीज ऊपर से नीचे गिर रही है उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे मूव कर रही है तो उस केस में हम कहते हैं कि जो उसकी मूवमेंट है वो किस फोर्स की वजह से हो रही है? ग्रेविटेशन। अच्छा से मैंने इस मार्कर को ऊपर फेंका, तो पहले जब ये ऊपर गया तो क्या इसमें एक्सेलरेशन नहीं था, पर वो कैसा एक्सेलरेशन था? माइनस में। और जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे आती है तो एक्सेलरेशन कैसी होती है? प्लस में। याद रखना, न्यूमेरिकल्स में बहुत बार काम आता है, जब भी कोई चीज ऊपर जा रही होती है तो g की वैल्यू को हमेशा नेगेटिव में लेना। जैसे हम बोलेंगे वी आर थ्रोइंग अ स्टोन अप टू हाइट ऑफ 10 मीटर, तो जो आपने स्टोन फेंका अप टू हाइट ऑफ 10 मीटर, उसका g क्या लेंगे आप? माइनस में लेंगे। फिर आप बोलेंगे व्हेन द स्टोन इज कीपिंग डाउन, जब वो स्टोन 10 मीटर ऊपर जाने के बाद, अब देखना मार्कर को बहुत ध्यान से देखना, मार्कर ऊपर जाएगा और बहुत बहुत कम सेकंड्स के लिए रुकता है, देखा, मतलब जब ये गया ना, अगर ये मैं वीडियो बनाऊं और इसको मैं बहुत स्लो मोशन में देखूं तो आप ऑब्जर्व करेंगे ऊपर गया और ऐसे, जब ये ऊपर रुक रहा था ना तो उसमें अपनी पोजीशन बदल रहा था, नोटिस करो, देखो, अब इतनी देर में नीचे आ जाता है, पता नहीं तुम मुझे देख रहे हो तो या हाथ को देख रहे हो तो तुम बस ऊपर देखना है। ओके, आई डोंट वांट टू रिपीट इट नाउ आफ्टर दैट, पता नहीं गिर भी जाएगा तो नीचे कैचर भी होगा, तो बात ही सच हो गई। तो एक चीज बताओ यार, तुम लोगों ने मार्कर तो देखा नहीं, पर आप एक चीज नोटिस करो, आपने ये देखा कि हाँ ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फ्लिप करता है, घूमता है, तो जी को नेगेटिव लेना जब भी कोई चीज ऊपर जा रही होती है। ये हो गया। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर जैसा हमें पढ़ना चाहिए, बट ठीक है, वी डोंट हैव टाइम, सो हम लोग इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ओके, एंड हाँ, जितनी भी हमारे पास मोशन की इक्वेशंस है क्लास, हमने एक पढ़ा v² माइनस u² इक्वल टू 2as, वो 2gs बन जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस at की जगह gt हो जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a की जगह हो जाएगा gt²। तो हमारी इक्वेशंस, मोशन की तीनों इक्वेशन है सेम रहेंगी। देखिए क्या न्यूमेरिकल भी सेम आते हैं मोशन चैप्टर जैसे? यस, मेरे पास मोशन चैप्टर की वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, जो बच्चे नए हैं वो चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को जरूर देख लें कि हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे, और इवन मैंने तो स्टोन थ्रो करना, बॉल थ्रो करना वाले भी न्यूमेरिकल्स करा दिए थे, जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्कूल में s को h लिखा है, किसको s को h लिखा है तो कोई भी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाइट एक ही बात है, पर ऐसे ही लिखना चाहिए, बिकॉज़ एनसीईआरटी सिग्निफाइज इट एज एस। इसके बाद मास और वेट में डिफरेंस आ जाता है क्लास मास और वेट में डिफरेंस याद रखना, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। आप कहीं भी चले जाए दुनिया में, किसी भी कोने में घूम आए, पर आपका मास चेंज नहीं होगा, पर आपका वेट चेंज होता है। आपको पता है आपका एक्चुअल वेट फिलहाल एक्चुअल है ही नहीं। आपका जो अभी मान लो कोई बच्चा अगर क्लास में बैठा है वो 35 kg का है, तो वो 35 kg का नहीं है,
पता है? देखो आपका मास क्या है, आपका जो ये जो वेट है ना, ये जो आपका वेट है, ये तो एक्चुअली में फोर्स है, फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स, जिससे तुम्हें अर्थ खींच रही है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। मास इनटू फोर्स की जगह आप अपना वेट रखो। मास एक्सेलरेशन की वैल्यू को मैं मतलब फॉर एन एग्जांपल मैं 10 मान रही हूँ, मतलब फॉर आई कैन से दैट अप्रॉक्सीमेट 10 मान रही हूँ। वैसे क्या वैल्यू होती है 9.8। 10 नीचे जाएगा आपका वेट आ जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ 3.5 किलो के हो बेटा, आपका मास खुद का 3.5 किलो का है, पर एक्चुअली में अर्थ आपको खींच रही है। तो अर्थ ने जब आपको खींचा, तो अर्थ ने खींचने के साथ साथ जो आपकी बॉडी में एक्चुअली ग्रेविटी का जो फोर्स लगा अर्थ का, उस ग्रेविटी की वजह से आप एक्चुअली उस फोर्स की वजह से आपका वेट इतना हो गया, पर आपका रियल मास कितना है। जब भी हमें रियल मास निकालना है, एक्सेलरेशन को हमारे वेट से डिवाइड कर देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमारा वेट क्या है एक्चुअली? वेट इज नथिंग बट एक्चुअली इट्स अ फोर्स बाय व्हिच द अर्थ गोइंग टू मेक अस अट्रैक्ट। इसके बाद ही मैं एक बार आपको डेरिवेशन भी करा लेती हूँ, लिख लेती हूँ, जिनके स्कूल में हो रखी है बढ़िया, बहुत अच्छी। तो क्लास ये एक और डेरिवेशन है कि जो प्रूव करता है कि हमारा मून पे वेट जो होगा वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स कम होगा अर्थ के कंपेयर में। या हम कह सकते हैं हमारा अर्थ पे जो भी वेट है वो मून पे 6 टाइम्स ज्यादा है। मतलब मून पे मान लो आपका वेट 10 kg है, तो अर्थ पे आके आपका वेट कितना हो जाएगा, 60 kg, मतलब 10 का 6 टाइम्स हो जाएगा। इतना क्लियर है? मून पे आपका वेट अगर 2 किलो है, तो अर्थ पे आने के बाद आपका वेट 12 kg हो जाएगा, 2 का 6 टाइम्स हो जाएगा। 2 into 6 you will be going to have 12 kg। तो जो भी वेट है उसका 6 टाइम्स होता है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो मून का जो भी वेट होगा वो हमारी अर्थ का 1/6 होगा। ऐसे भी कह सकते हैं, एक ही बात है, दोनों को सेम चीज है। तो क्या करा हमने, ये हमारे पास वेट का फॉर्मूला ये कब से हो गया, क्योंकि अभी मैंने पिछले सेक्शन में बताया वेट एक्चुअली कुछ नहीं है बल्कि फोर्स ही है। तो फोर्स की रिप्लेसमेंट किसने कर दी, वेट ने। ये वेट ऑफ मून है, ये वेट ऑफ अर्थ। फॉर्मूला वही Gmm/r²। ये Gm की जगह 100m क्या हो गया, ये m है मून का मास, m। आपके अर्थ का मास कितना है, मून के कंपेयर में 100 है। तो यहाँ पे ये m है मून का मास, और ये 100m क्या है, अर्थ का। तो जो भी मून का m है वो अर्थ पे आगे कितना हो गया, 100 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये स्मॉल m क्या है, वो छोटा सा ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं कि वो अर्थ पे कितना kg है और मून पे कितना kg है। स्मॉल m किसका है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको तुम चेक कर रहे हो, वो अर्थ पे कितना kg है और मून पे कितना kg है। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली ये m तो सेम ही रहेगा, चाहे अर्थ पे हो चाहे मून पे हो, क्योंकि आपका मास नहीं बदलता, आपका वेट बदलता है। तो इसलिए मैंने इसको भी m लिखा और इसको भी m लिखा। ठीक है, ये क्यों चेंज हो गया, मून का खुद का मास m है, पर अर्थ का मास कितना है। जैसे मान लो मून का खुद का मास है, आप ऊपर गए, आपने चेक किया मून का मास है, आपने कहा अच्छा मून भाई तुम 2 किलो के हो, सुन लो एग्जाम्पल दे रहे हो मून, फिर अर्थ कह रही है अच्छा मैं तो 200 किलो की हूँ। क्यों, अर्थ का मास मून के कंपेयर में 100 टाइम्स ज्यादा है। अर्थ पे मास नहीं, अर्थ का खुद का मास। अर्थ हैवी है मून से, अर्थ बड़ी है मून से, समझ में आया। अब क्या किया, हाँ मून की रेडियस अगर r है, मून अगर इतना है, मून की रेडियस अगर r है, तो अर्थ की रेडियस कितनी है बेटा, 4 टाइम्स बड़ी है इस अर्थ से। तो अर्थ की रेडियस हमने लिखी है 4r। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड में बेटा g से g कट जाएगा क्योंकि सेम है, और ये एक m से m कट गया क्योंकि ये m क्या था, मास ऑफ मून, और ये भी m था मास ऑफ मून। मास ऑफ मून को 100 से मल्टीप्लाई करके बनाया था पूरा मास ऑफ अर्थ। और ये स्मॉल m दोनों का ही ऑब्जेक्ट का मास कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि चाहे ऑब्जेक्ट मून पे बैठा हो चाहे ऑब्जेक्ट अर्थ पे बैठा हो, उसका वेट बदलता है पर उसका मास नहीं बदलता, इसलिए m से m भी कैंसिल हो गया। उसके बाद बेटा यहाँ बचा 1/100r², और ये 100/4r² है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दोगे और 4 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको उल्टा कर दिया तो 100 नीचे और 4r² ऊपर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो r² से r² कैंसिल, 16/100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 1/6 आ जाएगा। तो Wm/We कितना आया, 1/6। तो आप क्या करें, Wm/We 1/6 आया तो 6 को ऊपर ले जाओ
और यहाँ पे WE को ऊपर ले जाओ तो अर्थ पे वेट कितना है, मून के 6 टाइम्स। क्लियर हो गया? पॉज कर देती हूँ इसको मैं, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। क्लास मास और वेट में डिफरेंस मैं वर्बली बता रही हूँ। मास देखो क्लास, मास क्या है, जितना टोटल तुम्हारे अंदर मैटर प्रेजेंट है, जितनी हड्डियां, मसल्स, आपके अंदर आपके ऑर्गन, सब कुछ जो प्रेजेंट है ना, एक्चुअली जो तुम्हारे अंदर है उसका हम लोग अगर वेट देखें कितना आ रहा है, जो बोलना चाहिए मास, उसका मास देखिए कितना आ रहा है, वो मास है। पर जिस फोर्स से अर्थ तुम्हें खींच रही है तो वो मास नहीं बताता, वो वेट बताता है। ठीक है, मास और वेट के अंदर उसके बाद अगला पॉइंट आ रहा है, मास की वैल्यू चेंज नहीं होती है, मास के नेवर भी चेंज, बट वेट क्या होता है, चेंज होता रहता है। मास कभी जीरो नहीं होता, पर आपका वेट जीरो हो सकता है। जहाँ ग्रेविटी जीरो होगी, जहाँ फोर्स जीरो होगा, वहां आपका वेट भी जीरो हो जाएगा। समझ में आया है? तो अगर आप स्पेस में चले गए ना ऊपर, वहां पे जहाँ ग्रेविटी नहीं है, वहां आपका वेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, जिस फोर्स से हमें अर्थ खींचा। वेट इज एक्चुअली अ फोर्स, जहां फोर्स जीरो वहां वेट जीरो, बट मास कैन नॉट बी जीरो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन था, मास एक्चुअली मैटर है, वेट क्या है, हमारा फोर्स है जो अर्थ का है। मास चेंज नहीं हो सकता, वेट चेंज हो सकता है। मास कैन नॉट बी जीरो बट वेट कैन बी जीरो। उसके बाद एक पॉइंट आता है दोनों की SI यूनिट का। तो बच्चों, मास की SI यूनिट होती है kg, पर वेट की SI यूनिट होती है न्यूटन, क्योंकि वेट क्या है, फोर्स। समझ गए? ठीक है, तो आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा आता है थ्रस्ट एंड प्रेशर। क्लास कीप दिस थिंग इन योर माइंड। यहाँ से चैप्टर एक थोड़ा सा कोई अपने आप को चेंज करने वाला है। यहाँ से चैप्टर का थोड़ा फॉर्मेट बदल जाता है। इसमें हम थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ेंगे, फिर हम आर्किमिडीज। हाँ, ये नहीं है, तुम्हारा नहीं आ रहा, बट जिनका पूरा चैप्टर आ रहा है उनका स्टार्टिंग में नहीं है। हाँ, कैसे बस में लट गए? नहीं ऐसे थोड़ी है। देखो, जिनका पूरा आ रहा है चैप्टर वो यही रुकेंगे, और मैं बाकियों को भेज देती हूँ, फिर जाके अपना घर पे पढ़ो। वाई आर यू वेस्टिंग टाइम ओवर देयर? शिवम कृष्णा कैन बी रियाज टू स्टे ओवर देयर। ओके, चलिए। ओके नाउ, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्या बच्चे, थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो जिनका चैप्टर एक कृष्णा शिवम, जिनका चैप्टर यहाँ तक ही आ रहा था, रुको, जिनका चैप्टर यहीं तक आ रहा था, उनके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, उनके लिए सारी के सारे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। मास और वेट में डिफरेंस 100% आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनका चैप्टर में पूरा आ रहा है उनके में थ्रस्ट और प्रेशर से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। बैक की स्ट्रैप्स क्यों वाइड होती है, और निडल जो सुई धागा होता है, सिलने वाली निडल होती है, उसका एक एंड ब्लंट होता है मोटा, पर एक एंड पतला होता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्यों। हील्स पहन के हम लोग डेजर्ट एरिया में नहीं चल सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है वाई। और बलून को हाथों से दबाने की कोशिश करते तो नहीं बर्स्ट होता, वही छोटी सी पिन मारेंगे तो इजीली बर्स्ट हो जाता है, ये क्वेश्चन आता है। आयरन नेल कील को आप जब भी दीवार में जैसे करते हैं, पियर्स करते हैं, तो उस केस में भी आयरन नेल पे प्रेशर कहाँ लगाते हैं? आयरन नेल को दीवार पे कौन सा हिस्सा रखते हैं, पॉइंटेड वाला या ब्लंट एंड वाला? पॉइंटेड वाला। ये सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आ रहा है ये वाला आपका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि जो प्रेशर होता है वो एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखता है। जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। अब आपको कोई पर्सन यहाँ थंब लगाए ऐसे, आपको दर्द नहीं होगा, भाई इतने ही प्रेशर से मैं निडल डाल दूं, खत्म, दर्द होगा। क्यों दर्द होगा? क्योंकि एरिया बहुत कम था निडल का, तो निडल का इतना ही फोर्स बहुत ज्यादा क्या अप्लाई कर देगा, प्रेशर अप्लाई कर देगा। इसलिए बैक के स्ट्रैप्स मोटे क्यों होते हैं? ताकि जब वो स्ट्रैप्स बड़े बड़े होते हैं, जितना जब भी बैग खरीदने जाए देखें कि बैग के स्ट्रैप जितने चौड़े होंगे, जितना एरिया ज्यादा होगा, उतना आपकी कंधों पे प्रेशर कम लगेगा। समझ में आ रही है आपको बात? हील्स पहन के आप रेगिस्तान में या डेजर्ट वाले एरिया में क्यों नहीं चलते? क्योंकि हील्स होती है पतली, पॉइंटेड एरिया कम है, तो प्रेशर ज्यादा लगाएंगी, और ज्यादा प्रेशर लगा तो आपका पैर सीधा मिट्टी में ही चला जाएगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो ये चीजों की क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे, ठीक है, वर्बली डिस्कस कर लेते हैं। बस यही लिखना है आपको, हर बार ये रीजन लिखना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, मैं बोलती हूँ, व्हाई अ शार्प नाइफ कट बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। नाइफ के दो साइड होते हैं, नाइफ के शार्प तरीके से जगह से मम्मा वेजिटेबल कट करती, दूसरी साइड से नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो शार्प एरिया, जहाँ पे शार्प
the sharp edge of knife having the less area, and as the area is inversely proportional to pressure, when the area decreases, definitely it increases the pressure, and vegetables can be chopped very easily with the sharp edges of the knife comparison to blunt edge. ये क्वेश्चन आएगा बेटा, ट्रैक्टर टायर आर गोइंग टू बी वेरी वाइड. ट्रैक्टर्स के टायर इतने वाइड के होते हैं बिकॉज ट्रैक्टर इज क्वाइट हैवी बॉडी होती है ट्रैक्टर की, और ट्रैक्टर को चलना भी ऐसी जगह होता है जहाँ बहुत मिट्टी होती है. तो टायर्स बहुत वाइड होंगे तो एरिया बहुत ज्यादा होगा, कम प्रेशर अप्लाई होगा तो ट्रैक्टर जमीन के अंदर. वही पतले पतले साइकिल जैसे टायर लगा के ट्रैक्टर को चलाया जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा. यस सर नो. अब दूसरी बात, रेलवे ट्रैक में जो रेलवे ट्रैक होता है पटरी, उसके बीच में पत्थर क्यों डाले जाते हैं? रेलवे ट्रैक के बीच में ऐसे पत्थर क्यों डाले जाते हैं? क्योंकि पत्थर डालने से पूरा एरिया ट्रैक का बढ़ जाता है. अभी अगर खाली पटरी बिछा दी जाए तो बीच में से जगह खाली रहेगी, तो क्या होगा जब ट्रेन ऊपर से जाएगी तो इतना कम एरिया होता है उस पटरी का, खाली साइडों में लाइन हो तो प्रेशर इतना ज्यादा लगेगा, एरिया कम होने से ट्रेन पूरी अंदर जमीन की जा सकती है. इसलिए जो ये ट्रैक होता है, इस ट्रैक के बीच में क्या डाल दिए जाते हैं? बोलो. पत्थर डाल दिए जाते हैं, स्टोन्स डाल दिए जाते हैं, ताकि एरिया बढ़ जाए ट्रैक का और प्रेशर कम अप्लाई. याद है. उसके बाद है प्रेशर इन फ्लूइड्स में ब्यूएंट फोर्स आता है. क्लास सुनो ध्यान से. कोई भी चीज, आप जो भी चीज पानी में डूब रही होती है ना, तो पानी उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, उसे कहते हैं अपथ्रस्ट यानी ऊपर लगने वाला फोर्स. तो whenever something is going to enter in the water will apply a force called upthrust और buoyant force भी कहते हैं. अब वो फोर्स ज्यादा या कम हो सकता है, वो वेट पे डिपेंड करता है. जैसे मान लो मैं डालने वाली हूँ पानी पर एक लकड़ी का टुकड़ा, तो वो पानी पे आराम से फ्लोट करेगा क्योंकि वो बहुत हल्का है और वो पानी के उस ऊपर लगने वाले फोर्स को क्रॉस नहीं कर सकता, बहुत हल्का है, तो उसके लिए अपथ्रस्ट बहुत ज्यादा है. दूसरा, अगर मैं वही पैसे डालती हूँ, सिक्का है, कॉइन, तो कॉइन नीचे गिर जाएगा पानी में. क्यों? क्योंकि कॉइन हैवी है, तो कॉइन का फोर्स ज्यादा रहा उस अपथ्रस्ट फोर्स से. आयरन नेल वो भी डूब जाएगी क्योंकि आयरन नेल एक्चुअली उस लकड़ी वाले टुकड़े से काफी हैवी होगी. इसी पर बने जाते हैं हमारे शिप, बने जाते हैं हमारी बोट डिजाइन होती है, वो सब इसी पे डिजाइन होती है. शिप्स जो होते हैं, इतने हैवी शिप्स होते हैं. टाइटैनिक देखो कितना बड़ा शिप था, हालांकि वो तो टूट गया, पर इतने बड़े शिप्स जो है वो आराम से कैसे ट्रैवल करते हैं? क्योंकि शिप्स के नीचे एक बहुत बड़ा एरिया खाली छोड़ा जाता है और उसमें भर दी जाती है एयर, और एयर जिसमें भी होती है वो चीज बहुत हल्की हो जाती है, और वो हल्की होने की वजह से पानी पे आराम से फ्लोट करती है. देयर इज अ रीजन. इसलिए आप नोटिस करो, आपने एक बलून लिया, बलून फूला हुआ होगा ना, ब्लो, तो वो पानी पे फ्लोट करेगा, पर वही बलून पे कोई हवा नहीं है और उस बलून को आप पानी में डालेंगे तो वो पानी में नीचे बैठ जाएंगे. होली पे गुब्बारे फुलाते हैं तो नीचे से उठाने पड़ते हैं हम लोगों को गुब्बारे. अगर बाल्टी में हमने बहुत सारे गुब्बारे डाल दिए और फूले हुए गुब्बारे जो होते हैं वो ऊपर नजर आते हैं, पर भरे हुए पानी में वाले गुब्बारे होते हैं तो वो भी नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि वो हैवी होते हैं. ठीक है, ये सारे रीजंस हैं. ब्यूएंट फोर्स आप लोग समझ चुके हैं. इसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रीड कर रही हूँ यहाँ पे. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्स्ड इन लिक्विड, इट एक्सपीरियंस अ ब्यूएंट फोर्स व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ध्यान से सुनेंगे. तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक बकेट है, उसमें पानी. आर्किमिडीज की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी. बेचारे को जैसे मिला था ये, इन्होंने पानी भी डाला अपनी बॉडी पे, नहा रहे थे, नहाते इन्होंने इसका इन्वेंशन कर दिया, इन्होंने इसको सोच लिया और ये सोप लगे हुए भी बाहर आ गए थे, और फिर उन्होंने बहुत बाहर आके चिल्लाया कि यस ये चीज़ें हैं. मैं तो जब रियल में पढ़ाऊंगी तो इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बताऊंगी. रियल ही पढ़ा रहे हैं पर फिलहाल अभी ट्रैक से ऊपर चल रहा है. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये था, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट डाल रही हूँ तो इस ऑब्जेक्ट को कितना ब्यूएंट फोर्स मिलेगा. मतलब देखो, आर्किमिडीज ने कहा मेरे को ये जानना जरूरी है कि किस ऑब्जेक्ट को पानी कितना ऊपर धकेलेगा, उसको कितना ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा. तो आर्किमिडीज ने इसका आप सबको आंसर दे दिया. आर्किमिडीज ने कहा आप जैसी हरकत करेंगे ना, पानी आपके साथ उतनी ही हरकत वैसी करेगा. तो मैं इसको साइंस के लैंग्वेज में बताती हूँ. तो उसने बोला आप जितना पानी को धकेलोगे, आपके अंदर जितनी ताकत है पानी को नीचे पुश करने की, उतना ही पानी आपको ऊपर धक्का देगा. मतलब आपने जैसे पेन डाला, तो पेन जैसे मान लो हल्का फुल्का सा है, तो इसने ज्यादा एंटर नहीं करा, पानी में ऊपर ही तैर रहा है, तो इस पे हल्का ही फोर्स लगेगा.
समझ रहे हो? और अगर आयरन की नेल हमने डाली, वो पानी के नीचे डूब गई पूरी, तो उस पे फोर्स भी पानी ज्यादा लगाता है, पर क्योंकि उसका वेट ज्यादा है इसलिए वो सिंक कर जाती है। तो आपको ये पता लगाना है कि पानी किसको कितना फोर्स ज्यादा लगाता है। वो डिपेंड करता है कि कोई भी चीज पानी को कितना डिस्प्लेस कर रही है। डिस्प्लेस का मतलब हटा रही है, जो जितना पानी को हटाती है पानी उसके अगेंस्ट में उतना ही फोर्स लगाता है। ये कौन सा प्रिंसिपल है, जल्दी बोलो? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, बस हो गया। इसके बाद डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी है। डेंसिटी का फॉर्मूला बता देती हूँ मैं तुम लोगों को। हाँ, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है, और जिसकी डेंसिटी जितनी कम होती है वो उतना फ्लोट करता है। याद रखेंगे। इसके साथ ही रिलेटिव डेंसिटी एक और टर्म आती है, वो भी बता देते हैं। और इसके भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं अभी, तो आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। आज टाइम मिलेगा तो आज, नहीं तो कल आई बी शेयरिंग यू। रिलेटिव डेंसिटी ये इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। बेटा याद रखना, हम वाटर के कंपेयर में हमेशा बहुत सारी चीजों की डेंसिटीज कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। जब आप वाटर के कंपेयर में बहुत सारी चीजों की डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। सुनो अब ध्यान से, ध्यान दो, या कॉपी में ध्यान जा रहा था सबका, गलत टाइम पे भेज दी। जब आप पानी के कंपेयर में चीजों की डेंसिटी देखते हैं उसको कौन सी डेंसिटी कहते हैं? पानी की डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज 1। अब अगर किसी की डेंसिटी है 0.9, पानी से कम, तो वो पानी पे क्या करेगा? फ्लोट करेगा। अगर किसी की डेंसिटी है 1.2, डूब जाएगा। और अगर दीदी 1 ही हुई तो वो पार्शियल फ्लोट करेगा, आधा फ्लोट करेगा, आधा डूबा हुआ होगा। समझ में आ रही है आपको बात? रिलेटिव डेंसिटी है डेंसिटी कंपेयर टू वाटर। वाटर से डेंसिटी को कंपेयर करें। फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, चलो एंड कर रहे हैं इसको। अब